हम पेज नंबर 8 में थे, जिसमें हमने फिजिकल अल्टरेशन ऑफ फूड से स्टार्ट किया था। एंड ये थोड़ा सा हम बड़े थे। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन ऑफ फूड, इसके पहले तक हमने कर लिया था। फैट का इमल्सिफिकेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि फैट भी ब्रेक डाउन होना पड़ता है डाइजेस्ट होने के लिए। ओके, तो फैट का टूटने को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। ठीक है, कौन इमल्सिफिकेशन करता है? बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ पे बनता है? लीवर में। लीवर में बन के गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है, अगर जो लोग ज्यादा फैट खा रहे हैं तो ज्यादा बाइल जूस सिक्रीट करना पड़ता है बॉडी को, और बार बार सिक्रीट करने से क्या हो जाता है कि वो बाइल डक्ट जो है, बाइल डक्ट जो है उसमें स्टोन को फॉर्म कर लेता है फैट्स। ओके, और फिर वो पेन करने लगता है शरीर में, तो हमको उसको निकालना पड़ता है, बॉडी से रिमूव करना पड़ता है। और इसका दूसरा सॉल्यूशन है कि हम फैट को रिस्ट्रिक्ट कर दें डाइट से, जिससे कि पेशेंट को पेन ही नहीं हो और वो धीरे धीरे रिकवर करे। ठीक है, तो इसके दो सॉल्यूशन है, एक है सर्जरी, एक है फैट रिस्ट्रिक्टेड डाइट। नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम, थोड़ा सा आप लोग अपने पेज, अपने ही नोट्स में निकालिए ये वाला डाइजेस्टिव सिस्टम जो पेज नंबर 14 में है, इसको थोड़ा सा आज करते हैं। फर्स्ट में देखिए, नंबर 1 इज माउथ। ठीक है, माउथ में क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है स्टार्च का। ओके, यहाँ पे क्या है, दो ऐसे नीचे में दो गोले गोले जैसे दिए, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड। वो सलाइवा सिक्रीट करते हैं और स्टार्च को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद ये जाता है इसोफेगस से नीचे या फूड पाइप से नीचे। आप देखेंगे दो रास्ते बने हुए हैं, एक है इसोफेगस की तरफ, एक और रास्ता वहीं से जाता है जो लंग्स में जाता है। इसमें लंग्स नहीं बनाया है क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, तो अगर पेशेंट कोमा में है या कोमा पेशेंट को अगर हम जबरदस्ती खिला देंगे तो क्या होगा? वो लंग्स की तरफ खाना चला जाएगा। आपको दिख रहा है दो रास्ते उसमें, एक लैरिंग्स की तरफ जाता है, एक फूड पाइप। ठीक है, तो अगर वो दूसरे रास्ते में चला जाएगा, जो रास्ता जा रहा है लंग्स में, तो पेशेंट को लंग्स में जरा सा भी पार्टिकल अगर चला गया फूड का, तो उसको निमोनिया हो सकता है, पेशेंट मर सकता है, बहुत हाईली इन्फेक्शियस हो जाएगा वहां पे, क्योंकि वहां पे फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, वो सड़ जाएगा और वहां के सेल्स को खराब करेगा। ठीक है, तो कभी भी सोए हुए आदमी को इस तरह से जबरदस्ती मत खिलाइए, हमेशा बैठे हुए पोजीशन में। बच्चे, छोटे बच्चों को भी हमेशा अपराइट पोजीशन में, जैसे 90 डिग्री में, या फिर कोशिश करिए कम से कम आप 45 डिग्री तो ऊपर रहे बच्चा। लेटा के कई लोग ऐसे खिलाते हैं, ब्रेस्ट फीड कराते लेटा के, तो लेटा के नहीं, थोड़ा उसका हेड ऊपर रखना है। ठीक है, जिससे वो चोक नहीं करे और लंग्स में नहीं जाए उसका जरा सा भी पार्टिकल। देन फूड आ गया आपका स्टमक में। स्टमक में आपका ऐसे चर्निंग हुआ। ठीक है, इसका हमने टर्म पढ़ा था, क्या बोलते हैं वो जो ऐसे मूवमेंट होता है? कल ही मैंने बताया, कल नहीं, लास्ट क्लास में। चलिए नोट्स में देखिए, प्रीवियस हमने पढ़ा था इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं। रेज हैंड करिए, नोट्स में ढूंढ के आप बताइए, कोई बात नहीं। हमने पेज 8 तक पढ़ा था, तो आपको पेज 8 के पहले मिलेगा। रेज हैंड करिए जिसको आ रहा है, एंड अनम्यूट करके बोलिए। आप लोग काफी डिसिप्लिन है, आप एक बोल रहे से दूसरा नहीं बोलता है, दैट इज गुड थिंग। तो जिसको आ रहा है अनम्यूट करके बोलना स्टार्ट कर दीजिए। जो स्टमक में ऐसे ऐसे मूवमेंट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, फूड का जो चर्निंग होता है, उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं?
एसिडिफिकेशन बोलते हैं वो? नहीं नहीं, वो मूवमेंट को एसिडिफिकेशन नहीं बोलते हैं। एसिडिफिकेशन तो आपका हो गया जो HCl सीक्रेट हो रहा है, उसको हम एसिडिफिकेशन बोल सकते हैं, बट मूवमेंट इज डिफरेंट। सेम मूवमेंट आपका यहाँ पे भी होता है। मैम पेरिस्टालिसिस। आप प्रोनाउंस गलत कर रहे हैं, सही बोल रहे हैं, बस प्रोनाउंस गलत कर रहे हैं। कौन से पेज में मिला आपको? मैम यही है, 8 नंबर पेज पे है। आप सही बोल रहे हैं, बस उसका प्रोनाउंस थोड़ा गलत कर रहे हैं। मैम यही लिखा हुआ है इसमें तो, पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस, अच्छा। यस, ठीक है। तो ये मूवमेंट होता है जो स्टमक में होता है। फिर से आ जाइए पेज नंबर 14 में। यहाँ पे पेरिस्टालसिस हुआ, उसके बाद ये गया जो आपको ये जो स्क्वायर जैसा बना हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाहर का जो पार्ट है स्टमक से, जो लार्ज इंटेस्टाइन के बाहर तक आपको दिख रहा है, इसी में आपको आ जाएगा। चलिए हम नंबर से करते हैं। फर्स्ट नंबर माउथ, सेकंड इसोफेगस, थर्ड इज स्टमक, फोर्थ इज लिवर, 5 इज गॉल ब्लैडर, ये जो बलून जैसा है गॉल ब्लैडर जहाँ पे बाइल जूस स्टोर होता है। 6 इज पैनक्रियास, 7 इज डिओडिनम। डिओडिनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट है। अगर आपको ये तीनों याद नहीं आ रहा है, डिओडिनम, इलियम एंड कोलोन, इलियम एंड, इसमें एक मिस किया है, जेजुनम मिस है, तो आप एक और जेजुनम, इसी में पार्टीशन होगा इलियम के पहले, ठीक है। तो आप एक और लाइन खींच के आप जेजुनम भी कर दीजिए। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज डिओडिनम, सेकंड इज जेजुनम, थर्ड इज इलियम, DJI, ठीक है। ये हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद आ गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम कोलोन भी बोलते हैं, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, उसके बाद आया रेक्टम, एंड सबसे एंड में जो है वो है एनस, ठीक है। रेक्टम और एनस अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है, ये नहीं कि हम इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, नहीं। वो जो गोल जैसा पार्ट है रेक्टम, जिसमें फूड स्टोर होता है, जिसमें वेस्ट स्टोर होता है, वो है रेक्टम। और सबसे एंड पार्ट जिस रास्ते से निकलता है मोशन, उसको हम बोलते हैं एनस, ठीक है। तो फूड जो वेस्ट है कहाँ से एक्सक्रीट होता है, तो एनस लिखेंगे हम, एनस बताएंगे किसी को कि किसी का घाव अगर होता है, पाइल्स वगैरह हो जाता है, जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत होता है, तो उन लोग का केस में क्या होता है, एनस में बल्जिंग हो जाता है बाहर की ओर, उनका जो एनस है वो बाहर की ओर थोड़ा सा लटक जाता है, ठीक है। तो उस केस में हमें कैसा डाइट देना है, सॉल्युबल फाइबर वाला, जिसमें फ्रूट्स होंगे, ठीक है, बनानास देंगे, सॉल्युबल फाइबर। और वाटर इनटेक बढ़ाएंगे जिससे कि वो सॉफ्ट रहे, स्टूल जो है वो सॉफ्ट रहे और इजीली वो पास हो जाए। हमेशा पेशेंट को बोलना है कि देर तक टॉयलेट में कभी नहीं बैठे, ठीक है। शॉर्ट टाइम लाइक 5 मिनट मैक्सिमम, उससे ज्यादा टॉयलेट में नहीं बिताना है, तो फिर पाइल्स होने का लेटर ऑन चांसेस बन जाता है। अगर उनको 5 मिनट से ज्यादा लग रहा है, मतलब उनकी डाइट खराब है और उनको चेंजेस करना है अपना हैबिट में एंड डाइट में, ठीक है। ये डायग्राम क्लियर है आपको? यहाँ पे लीवर जो है वो सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहा है, लीवर हो गया, एंड पैनक्रियाज ये सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहा है। लीवर जो है जूसेस सीक्रेट कर रहे हैं, पैनक्रियाज जो है इंसुलिन सीक्रेट कर रहा है, डाइजेशन में हेल्प नहीं कर रहा है, लेकिन डाइजेशन के बाद जो ग्लूकोज आया खाने में से, उसको ब्लड तक लेके जा रहा है, ठीक है, एंड सेल्स तक लेके जा रहा है, जिससे हम उसको यूज कर पा रहे हैं। तो ये सपोर्टिंग डाइजेस्टिव सिस्टम का सपोर्टिंग पार्ट है। मेन अगर कोई पूछे एलिमेंट्री कैनाल क्या है, तो माउथ से लेकर एनस तक एलिमेंट्री कैनाल है, इसकी लेंथ होती है 9 मीटर। चलिए हम वापस पेज 8 में आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज रेक्टिफिकेशन किया है, लिख लीजिएगा जेजुनम,
JEJUNUM, जेजुनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक और पार्ट मिसप्रिंट हो गया है, वो लिख लीजिए। Digestive system, digestion of food. Carbohydrate, fat and protein that are in the good are much too large to be used the body before the body can use them. It has to break them down into units which are small enough to be absorbed into the blood stream. इतना छोटा करना है कि हमारा blood stream के अंदर वो चला जाए. उसके अंदर बहुत टाइनी पोर्स होते हैं. इंटेस्टाइन के अंदर वेलाई बनी होती है. मैंने बताया था लास्ट क्लास में, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, तो उसमें आपको एब्जॉर्ब होता है वहां से. नाउ हाइड्रोलाइसिस मीन्स one of the commonest form of carbohydrate in food is starch. Starch किस में रहता है? राइस में रहता है, मोस्टली आलू में रहता है. ठीक है, starch is made up of many small units called glucose. All carbohydrate must be broken down into small soluble unit of utilization of the body. ठीक है, जो भी कार्बोहाइड्रेट है अल्टीमेटली लास्ट में टूट के क्या बनते हैं? ग्लूकोज ही बनते हैं. ठीक है, तो अल्टीमेटली वो, अगर हम चाहे ग्लूकोज डायरेक्टली जो पाउडर आता है वो खाएं, चाहे हम राइस खाएं, चाहे हम चीनी खाएं, तो अल्टीमेटली वो क्या बनेगा? ग्लूकोज. तभी हम यूज कर पाएंगे. ओके, माइक ऑफ कर लीजिए. तो एंड प्रोडक्ट क्या है किसी भी कार्बोहाइड्रेट का? ग्लूकोज. Digestion of carbohydrates start when you begin chewing food. When we chew some bread or rice, we find it tastes sweeter as we keep chewing. This is because saliva contains starch splitting enzyme called ptyalin mixes with the starch in the food. In the stomach, little breakdown. Miss Kusum Naik, kindly turn off your mic. Yeah. The carbohydrate is commonly hydrolyzed to glucose. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? हाइड्रोलाइज मतलब ब्रेक डाउन होना, टूटना. हाइड्रोलाइज होके क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है. ये क्यों है? हाइड्रोलाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ अ लार्ज सब्सटेंस. अच्छा, यहाँ पे डेफिनेशन भी है. हाइड्रोलाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज सब्सटेंस इनटू smaller ones with the addition of water. ठीक है, हाइड्रो मीन्स वाटर. ठीक है, वाटर के साथ मिलके वो ब्रेक डाउन करता है. वाटर लगता है, कुछ भी ब्रेक डाउन होने के लिए हाइड्रोलाइसिस होता है. इसमें वाटर का मॉलिक्यूल लगता है, इसीलिए इसको हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं. हाइड्रो आया यहाँ पे. Just like starch in the rice must be hydrolyzed, so also the protein in the pulses. प्रोटीन डाइजेशन बिगिंस इन द स्टमक ड्यू टू एक्शन. अब माउथ में तो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च खाली डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो गया, लेकिन खाने में जो प्रोटीन है, मान लीजिए दाल खाई हमने, तो उसका यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा. जैसा खाया वैसा ही पेट में जाएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा. ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट हुआ प्रोटीन का? पेट में स्टार्ट हुआ. ठीक है, ड्यू टू एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन. प्रोटीन को कौन ब्रेक डाउन करता है? पेप्सिन. पेप्सिन कहाँ रिलीज होता है? स्टमक में. ठीक है, however, pepsin by itself does not complete the digestion. In the small intestine, protein digestion is completed by another enzyme, protease, which are secreted by the pancreas. सिर्फ उतने से नहीं होगा, pancreas कुछ एंजाइम सीक्रेट करता है, वो भी चाहिए उसको कंप्लीट डाइजेशन के लिए. ओके, एंड वन थिंग आई एम एडिंग दैट स्टार्च हमने पढ़ा यहाँ पे माउथ में होता है, लेकिन 100% नहीं होता है. ठीक है, कुछ ही परसेंट होता है. वो पेट में जाके फिर वापस और ब्रेक डाउन होता है, कुछ परसेंट रह जाता है. Just like starch in the rice must be hydrolyzed, also the protein in the pulse. Fat digestion occurs mainly in the small intestine. Fat
पेट में भी कुछ नहीं होता है, वो स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके, उसके भी नीचे। ओके, बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में हमने देखा था, गॉल ब्लैडर के पास कौन सा पार्ट था, डिओडिनम था ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, इसीलिए लिखा है स्मॉल इंटेस्टाइन। वो जो स्क्वायर जैसा बन रहा था उसके बाहर में है स्मॉल इंटेस्टाइन, वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो डिओडिनम में जाके गॉल ब्लैडर का जूस मिलता है और वहां पे फिर इमल्सिफिकेशन होता है और फिर फैट टूटता है। इमल्सिफिकेशन मतलब फैट का टूटना। Fat digestion occurs mainly in the small intestine. Bile from the gallbladder breaks the fat into small particles. Thus, the enzyme have more access to the fat. To hydrolyze them. Okay, fat are also hydrolyzed during digestion. Just like carbohydrate and protein, digestion of fat takes place gradually in stages. Digestion of any one carbohydrate, protein or fat is like starting with a large chain of beads and splitting into pieces by removing one bead at the time. Like एक बीड्स की तरह, आप जैसे ऑयल को पानी में कभी डाला होगा, देखा होगा, ऐसे गोल 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 हो जाता है। ठीक है, वैसे ही वो फैट इकट्ठे होके रहते हैं, बीड्स के जैसा समझ लीजिए। फिर उसको वो ब्रेक डाउन करता है, तो हाइड्रोलाइज का इमल्सिफिकेशन होता है। Not everything we eat need to be digested. Example, vitamin and minerals or simple sugar like glucose. देखिए यहाँ पे बोल रहा है 3 चीजों को डाइजेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड है। जैसा हम खाएंगे वैसा हमारा बॉडी उसको ले पाएगा। ठीक है, वो 3 चीजें कौन है, मिनरल्स, विटामिन एंड ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली हमको क्या ब्रेक डाउन करना होता है, ग्लूकोज ही तो बनाना होता है। इसीलिए कोई बेहोश होता है तो क्या हम फटाफट ग्लूकोज घोल के दे देते हैं। ठीक है, उस केस में हमको ग्लूकोज देना है जब कोई बेहोश हो रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बच्चे खेल के आए तो कुछ लोग ग्लूकोज घोल के दे देते हैं। वो ऐसा तो नहीं कि वो बेहोश हो रहे हैं, है ना, वो अच्छी कंडीशन में उनका सप्लाई हो रहा है ग्लूकोज। उस केस में आप चीनी पानी भी देंगे तो एक ही काम करेगा। तो ऐसा नहीं कि हर केस में आप ग्लूकोज दे दो तो एनर्जी मिलेगा। ठीक है, जो काम चीनी पानी करेगा वही काम ग्लूकोज करेगा। तो ये एक मिथ है कि बच्चे थक के आए ग्लूकोज घोल के दे दो, वो अल्टीमेटली शुगर ही है। ठीक है, तो आई नेवर रिकमेंड ग्लूकोज एंड शुगर टू किड्स। अगर बहुत ही वीक लग रहा है बच्चा को, एकदम एनर्जी नहीं है, बहुत थक गया है, उस केस में आप चीनी पानी दे दो, ठीक है। लेकिन उनको ऐसा नहीं कि रेगुलर आप जब बच्चा थक के आ रहा है आप उसको चीनी पानी या ग्लूकोज दे रहे हैं, दैट इज नॉट गुड। अल्टीमेटली वो ओबेसिटी को बढ़ाएगा। और हमने 2 चीज और बोली, विटामिन एंड मिनरल्स, वो भी हम जैसा खाते हैं वैसा ही एब्जॉर्ब होता है। However, many times the minerals and vitamins are bound to the fat, protein or carbohydrate in your food. Thus, of these vitamins and minerals to be available for absorption, first they need to be separated from the complexes in which these are found in food. Fat soluble vitamins need to be dissolved in fat in order to absorb. Before absorption, the other nutrient are dissolved in water. हमने पहले पढ़ा है, मैंने पहले या दूसरी क्लास में किसी ने बताया था डिवाइड करके कि फैट सॉल्युबल कौन से हैं और वाटर सॉल्युबल कौन से हैं। ठीक है, वो जब एब्जॉर्ब होगा तो अंदर में जाके किसके साथ मिलके रहेगा, उसको कहीं तो मिलके रहना है। ठीक है, तो 2 टाइप के न्यूट्रिएंट 2 टाइप के विटामिन होते हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। ठीक है, तो फैट सॉल्युबल कौन बताएगा मुझे? नेम ऑफ विटामिन विच आर फैट सॉल्युबल। अगर किसी ने शुरू की क्लास की होगी उनको पता होगा।
सिर्फ 2 विटामिन है जो वाटर सॉल्युबल है, बाकी सब फैट सॉल्युबल है। तो वो सब सिर्फ वो 2 याद रख लीजिए, वाटर सॉल्युबल वाले, बी एंड सी। ठीक है, विटामिन कौन कौन से होते हैं? ए बी सी डी ई के। ठीक है, तो सिर्फ बी और सी जो है वो वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, ये क्यों जानना जरूरी है? सिर्फ बुक के लिए नहीं, इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि अगर हम बी और सी विटामिन एक्सेस खा लेंगे तो कोई फायदा नहीं है, वो अल्टीमेटली यूरिन से बाहर निकल जाएगा। तो ये नहीं कि एक दिन बहुत ज्यादा खा लिया, दूसरे दिन खाया नहीं। तो इसलिए हमें जानना जरूरी है वाटर सॉल्युबल कौन सा है और फैट सॉल्युबल। लेकिन फैट सॉल्युबल के केस में हम क्या कर सकते हैं? हम विटामिन ए, विटामिन डी वाले फूड खा के हम साल भर के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। लीवर में स्टोर होता है, लीवर में फैट स्टोर होता है। ओके, तो उस फैट्स के साथ विटामिन भी स्टोर होता है। ठीक है, तो कौन कौन सा? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, ये विटामिन ई, ये स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, आई रिकमेंड मैंगोज खाइए सीजन में अच्छे से। ठीक है, बिना कार्बाइड वाले, बिना केमिकल वाले मैंगोज मिले तो बहुत अच्छा, नहीं मिले तो उनको वाटर में जरूर सोक करके खाइए आधा घंटा। फर्स्ट वॉश करना है, फिर सोक करना है, ताकि उसका जो कार्बाइड है, व्हाट आई डू विच इज वेरी हेल्दी, आई टेक मैंगोज फ्रॉम रेगुलेटेड मार्केट जहाँ पे बल्क में मिलता है, वहां पे वो लोग कार्बाइड के पैकेट्स उसमें डाल देते हैं। ठीक है, पेटी होती है, इतनी बड़ी सी बॉक्सेस होते हैं, तो आई टुक फ्रॉम देयर। उसके बाद मैं पैकेट्स वो निकाल देती हूँ, जो पेपर में वो लोग कार्बाइड को रैप करके डाल देते हैं, तो वो निकालती हूँ। फिर वो अपने आप, अपने जो उसका जो न्यूट्रिशन है उसी से वो अपने आप राइट होता है ग्रेजुअली। ठीक है, फिर हम उसको धीरे धीरे खाते हैं, तो वो आपको गर्मी नहीं करेगा, हार्म नहीं करेगा, केमिकल्स उसमें नहीं होंगे। ठीक है, अगर आपको वैसे नहीं मिल रहा है तो व्हाट कैन यू डू कि आने के जैसे ही आप कोई भी फ्रूट्स लेके आए उसको वॉश करके तभी रखिए। बनानास है ना, बनानास को हमेशा वॉश करके रखिए, उसमें बहुत सारा कार्बाइड ऊपर से डाला रहता है। अगर आप उसको वॉश करके रखेंगे वो काफी दिन तक रहेगा, लेकिन अगर आप ला के उसको ऐसे ही रख देंगे ना तो वो तुरंत गल जाएगा, आधा कच्चा रहेगा, कहीं कहीं से हार्ड भी रहेगा, लेकिन फिर भी उग जाएगा। तो उसको वॉश करके फिर उसको कवर करके रखिए, किसी नेट से या किसी कपड़े से कवर करके उसको रखिए, तो वो काफी टाइम तक भी रहेगा और वो केमिकल भी उसका घुल जाएगा, तो आपके लिए हेल्दी होगा। मैम वाटर सॉल्युबल 1 मिनट फिर से बता दीजिए, जो विटामिन। वाटर सॉल्युबल 2 है, दे आर विटामिन बी एंड सी, कंटिन्यूअस में है बी एंड सी, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट। ओके, ये 2 वाटर सॉल्युबल है, बाकी सारे फैट सॉल्युबल है। फ्रूट्स एवरीडे आप लोग खाइए, हमेशा एक मील होना चाहिए एवरीडे आपका मील में, एंड उसको हमेशा जब भी लाएंगे वॉश करके रखिए। Fat soluble vitamin need to be dissolved in fat in order to be absorbed. Before absorption, the other nutrients are dissolved in water. Therefore, water is essential for absorption of most nutrients. Enzymes speed up hydrolysis just like a mixer hastens the grinding of food into smaller units for hydrolysis to occur where water is necessary. ठीक है, इसीलिए कई बार आपको लगता होगा जब खाना खाए तो प्यास लगती है, क्यों? क्योंकि पानी यूज हो रहा है, उसको ब्रेक डाउन होने में पानी यूज हो रहा है, अंदर में पहले से पानी था। ठीक है, इसीलिए पानी लगता है उसको ब्रेक डाउन होने में, पानी भी लगता है और एनर्जी भी लगता है डाइजेशन होने में, इसीलिए कई बार नींद आएगी खाने के बाद, लेथार्जिक फील होता है, क्योंकि एनर्जी वहां पे यूज हो रही है, उसको डाइजेस्ट करने में भी एनर्जी लगती है। Any food that has not been digested and absorbed from the small intestine goes into large intestine. जो भी खाना नहीं पचा कहाँ चला जाएगा अल्टीमेटली? लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है,
fiber and substances in our diet that remains undigested. Fiber is present in fruits, vegetable, in outer skin of cereal grains. सीरियल ग्रेन्स में अगर आप देखेंगे मोटा आटा जो जो हम चोकर बोलते हैं, चोकर जानते हैं आप लोग, ब्रान जो राइस ब्रान होता है, दैट इज आउटर कोट। गेहूं पूरा होगा, सबसे आउटर कोट जो होता है उसको हम जो ब्रान होता है उसका, उसमें फाइबर ज्यादा होता है। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, छना हुआ आटा लेते हैं तो उसका वो ब्रांड निकाला हुआ रहता है और वो ब्रांड वो बहुत महंगे दाम में फिर वो बेचते हैं शॉपकीपर्स। उसका आपको कम ब्रांड वाला आटा जो होगा वो सस्ता मिलेगा। तो हमेशा होल ग्रेन लेना चाहिए, या फिर चक्की अवेलेबल है, चक्की में आप आटा वहां से ले सकते हैं। तो मोटा आटा, कई लोग बोलते हैं मोटा आटा पिसवाएं, पतला आटा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मोटा आटा पतला आटा नहीं, बट वो जो आपका गेहूं है उसका सारा पार्ट उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, उसमें से कुछ पोर्शन जो है ब्रांड का वो निकाला हुआ नहीं होना चाहिए, छाना हुआ आटा नहीं होना चाहिए। यानी फूड उसमें बहुत अच्छे विटामिन बी भी होता है उसके आउटर पार्ट में। तो मैम, हाँ बोलिए। आटा लेकर जो आते हैं वो छाना हुआ नहीं होना चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन हम छान कर तो बनाते ही हैं तो उसमें भी तो निकल ही जाता है ना, वो निकल नहीं गया करना फिर तो होता। आप फेंक रहे, नहीं वो नहीं करना है आपको, मतलब आपको उसमें तो सारा कुछ खाना है उसका, ओके। आपको सारा ही उसका पोर्शन खाना है, कुछ भी निकालना नहीं है। कई बार आप उसमें चाहे होता है तो थोड़ा कच्चे, कई बार उसमें वो क्या बोलते हैं सुरैरी टाइप कुछ हो जाता है, तो वो कैसे फिर निकलेगा अगर हम उसको छानेंगे नहीं आटे को तो। आप कीड़ों की बात करें क्या, व्हाइट व्हाइट कीड़ों की हाँ बात जी, कर हाँ रहे जी, कई बार थोड़े हैं? दिन फिर का उस रखा हुआ केस आटा में, होता है तो हो जाता है। हाँ, उस केस में तो फिर आपको छानना ही पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप रेड वाले कीड़े बोल रहे हैं आप, रेड वाले, व्हाइट हाँ जी, वाले, हाँ जी, रेड वाले। रेड वो जो सुरैरी हाँ हाँ बोलते हैं हाँ आई थिंक उसको। हाँ हाँ, मैं समझ गई। अगर आप उसको पिक करके निकाल के फेंक सकते हैं वापस, बाकी डाल सकते हैं। कोशिश करिए कम आटा लाइए एक बार में, ये भी एक सॉल्यूशन है जिसमें आपको बार बार कीड़े नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, इसका मतलब आप चक्की से आटा ले रहे हैं, राइट? यस यस मैम। हाँ जी, चक्की का आटा बेटर है, क्योंकि आप अगर पैकेट का आटा लेंगे ना, आप देखेंगे वो 6-6 महीने साल भर उसमें कीड़े होते ही नहीं। जो आप सुरारी बोल रहे हैं वो उसमें वो तो होता ही नहीं है। केमिकल बेस्ड होता है पूरा, हाँ बिल्कुल केमिकल होता है बिल्कुल। और पूरा मैदा होता है वो पूरा। हाँ हाँ, उसमें पेस्टिसाइड होता है, इसीलिए उसमें होते ही नहीं कीड़े, ग्रो ही नहीं होते। तो आपको चक्की का ही लेना, क्वांटिटी कम लाइए जिससे कि उसमें बार बार नहीं होगा। एंड कोशिश करिए मॉइस्चर उसमें मत जाने दीजिए, गीला हाथ से मत टच करिए। जैसे ही मॉइस्चर उसमें जाएगा तो वो इजीली ग्रो करता है कीड़ा। कुछ भी, कोई भी चीज खराब होने के लिए उसको मॉइस्चर चाहिए। अगर आप इजीली उसमें पानी जा रहा है या फिर आपका जगह में मॉइस्चर है तो भी वो जल्दी खराब होती है चीजें। तो ड्राई रखने का, हमेशा एयर टाइट कंटेनर में रखिए और उसको हमेशा ड्राई हाथ से छुइए तो वो खराब नहीं होगा। लेकिन आपको पूरा होल ग्रेन ही रिकमेंडेड है खाने के लिए। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। आगे की क्वेरीज बताइए, 15 मिनट्स है, कुछ भी क्वेरी है तो पूछे, कोई भी डिजीज लेके या कुछ भी। पाइल्स पता है आप लोग को? पाइल्स क्या होता है? पाइल्स क्यों होता है? कॉन्स्टिपेशन के कारण मैम। लॉन्ग टाइम तक अगर कॉन्स्टिपेटेड रहा पेशेंट तो ऐसे सिचुएशन हो जाती है कि उसका जो रेक्टम है वो बाहर की ओर बल्ज हो जाता है और उसको रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि उसको पेन होता है उसकी वजह से। तो इसलिए शुरू से ही फाइबर जो आप जो मिसेस अनीता संतोष जो निकाल दे रही हैं उसको निकालना नहीं है, फाइबर को उसको खाना है, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा जल के। और अगर आप ज्यादा फाइबर निकाल देंगे तो वो जो आटा होता है उसमें ग्लूटेन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, मैदा का मात्रा हम कह सकते हैं ज्यादा हो जाएगा, तो वो इंटेस्टाइन में चिपक जाता है। उसका जो फाइबर है क्या काम कर रहा है? उसको क्लीन करने का, निकालने का काम कर रहा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
हमारा डाइजेशन अच्छा रहे, वो क्लीन रहे, उसके लिए मेन रोल है फाइबर का। इसीलिए पहले के बच्चों को जब पढ़ाया जाता था उनको फाइबर एंड वाटर का इम्पोर्टेंस नहीं पढ़ाते थे, सिर्फ 5 न्यूट्रिएंट। लेकिन अभी फाइबर भी बहुत जोर देते हैं क्योंकि आजकल की डाइट में फाइबर बहुत कम होता जा रहा है। लोग ब्रेड्स खा रहे हैं, पाव खा रहे हैं एंड बिस्किट्स खा रहे हैं, तो फाइबर पार्ट बहुत कम हो गया। पैकेट फूड में फाइबर बहुत कम होता है, पैकेट का आटा जो होता है, तो इसीलिए फाइबर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले पढ़ाना नहीं पड़ता था क्योंकि वो लोग जो हम खाते ही थे, इंडियंस के डाइट में अच्छे से फाइबर होता था। मैम कॉन्स्टिपेशन के लिए जो लेते हैं सब गोल, वो भी फाइबर है, बहुत उसमें बहुत ज्यादा फाइबर होता है। वो सिर्फ फाइबर ही है और वो इनसॉल्युबल फाइबर है, ठीक है। तो कई बार जब अगर कॉन्स्टिपेटेड बहुत ज्यादा है पेशेंट, तो वो क्या करता है, वो जाके स्टूल को और ज्यादा बल्कि बना देता है और प्रॉब्लम को कई बार बढ़ा देता है, ठीक है। तो इसबगोल कभी कभार खाया ठीक है, रेगुलर बेसिस पे रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि वो इनसॉल्युबल फाइबर है। आपको सॉल्युबल फाइबर भी ज्यादा खाना है, लाइक बनानास हो गया, जो आपके खाने के साथ मिक्स होके उसको मतलब बोलस बनाए, ठीक है। तो वो अलग से एक बहुत सा बल्क बना देगा जो कई बार और बढ़ा देते हैं कॉन्स्टिपेशन को, ठीक है। और आपका इंटेस्टाइन जो है, लार्ज इंटेस्टाइन, उसको कई बार हार्म पहुंचाता है, छिल देता है, कह सकते हैं, थोड़ा सा इरोजन करता है। तो फिर अल्ट्रासाउंड करना होता है पेशेंट का, या फिर रेक्टम से कैमरा डाल के एंडोस्कोपी वगैरह करते हैं, तो फिर उसमें दिखता है कि रेडनेस हो गया, वहाँ पे अल्सर हो गया। अल्सर मतलब छिल जाना उस जगह का, तो वो चीज़ें क्रिएट हो सकती है ज़्यादा इसबगोल खाने से। तो इसबगोल भी बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। उससे बेटर है आप रेगुलर बेसिस पे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ही दीजिए। एंड बेस्ट रेमेडी है बनानास खिलाएं पेशेंट को, एट अ टाइम 4 बनानास दे दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड है, मान लीजिए एकदम उसको खाने की इच्छा नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड है, तो उसको पूरा दिन भर सिर्फ बनाना डाइट पे डाल दीजिए, तो उसको ज़्यादा बल्कि जो पहले से बल्क है वो निकलेगा, ठीक है। ज़्यादा बल्कि नहीं बनेगा, जो है बल्क उसको निकालेगा। तो मेनली इस केस में सॉल्युबल फाइबर देना है। एंड जब लूज मोशन हो जाए उस केस में आपको अनार होते हैं, अनार को बीज के साथ चबा के खाना है, तो वो स्टूल को बाइंड करता है। एंड सबसे आसानी से पचने वाला खाना उस टाइम खाना, अगर बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहा है तो खाना ही मत दीजिए, सिर्फ ORS दीजिए। अगर थोड़ा ठीक ठाक है पेशेंट, बहुत ज्यादा नहीं हो रहा, तो सिर्फ राइस, पोटैटो एंड कर्ड, ये 3 चीज सबसे सेफ है देने के लिए। ये 3 चीजें देनी है पेशेंट को। मैडम जी नमस्ते। नमस्कार गगन जी। आज जो MDH मसाले में भी आज कुछ रसायन पाया गया मैडम जी, घर घर में आ रहे हैं ये भी। तो रसायन तो देखिए अजीनोमोटो और बहुत सारे केमिकल्स हैं जो उसमें फ्लेवर को बहुत इनहांस करा देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो जितने भी पैकेज फूड हैं तो उसमें तो आप मान लीजिए कि काफी सारे केमिकल्स होंगे। कोशिश करिए घर के मसाले जितना हो सके, धनिया जो है घर का, ये सभी यूज करिए। आप अगर घर के मसाले यूज करेंगे तो आप देखेंगे बहुत मतलब ज्यादा टेस्ट नहीं बढ़ा देता है, लेकिन जैसा टेस्ट है वो चेंज भी नहीं होता है। जैसा टेस्ट आज होगा वैसा टेस्ट उस खाने का कल भी रहेगा। लेकिन अगर पैकेट वाले मसाले आप डालेंगे तो आज जो टेस्ट रहेगा कल उससे कम हो जाता है टेस्ट, क्योंकि उसमें स्मेल ज्यादा होती है, एसेंस वगैरह ज्यादा होते हैं, ना कि असली मसाले होते हैं, उसमें केमिकल्स होते हैं ज्यादा। तो हमेशा कोशिश करिए पैकेज चीजें कम खाने के लिए। मैम तो ये मिथ है कि जो कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसमें केला नहीं खाना चाहिए, ऐसे बोलते कॉन्स्टिपेशन तो केला ना खाएं, कॉन्स्टिपेशन में केला ना खाएं। बिल्कुल मिथ है, केला खाना है। कॉन्स्टिपेशन में आपको केला खाना है तभी निकलेगा। एक पेशेंट था मेरा न्यूटिया में, उसका सिक्का अटक गया था, सिक्का खा लिया था बच्चे ने, और वो जाके इंटेस्टाइन में जाके फंस गया था। उस केस में हमने सिर्फ उसको बनाना डाइट दिया, पूरा बनाना दिन भर में उसको 12 बनाना तक खिलाया, फिर उसका वो निकला उसका पॉइंट। तो बनाना बहुत अच्छा है रिमूव करने के लिए आपका
कुछ भी रफ, कुछ भी कह सकते हैं लाइक जो हार्म कर रहा है चीजें इंटेस्टाइन को, उसको निकालने के लिए। देखिए गगन जी, आप जैसे एक ब्रांड का मसाले का नाम बोल रहे हैं, उससे ज्यादा ही हम चीजें जो खाते हैं, जैसे आपका मैगी हो गया, ये बहुत हार्मफुल है। चिप्स हो गया जो 5-5 रुपए में आ जाती हैं ना, ये बहुत हार्मफुल है। आप बच्चे को 5 दिन आप चिप्स खिलाइए, आपका छठे दिन बच्चा बोलेगा मुझे खाना ही खाना है, वो रो रो के वो खाएगा ही, तो वो एडिक्टेड हो जाता है। उसमें ऐसे केमिकल्स हैं जो उसके ब्रेन को बोलता है नहीं खाना ही है। जैसे ड्रग्स आपने सुना होगा, सिगरेट सुना होगा, तो इनका कैसे एडिक्टेड हो जाते हैं लोग कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए। वही चीज एडिक्टेड कर देती है बच्चों को। मैगी में होता है, आपका चिप्स, कुरकुरे, ये सब चीजों में एडिक्शन वाली चीजें होती हैं जो बच्चे को एकदम एडिक्ट करती है, मुझे चाहिए ही चाहिए। वो रो रो के कैसे भी खाएगा, फिर वही फील बड़ों को भी एडिक्ट बना देती है मैम। मैं खाती थी, हाँ मैंने कुछ दिन खाया। हमारा भी तो मैं तो मैडम हमारा भी ब्रेन वैसे ही कर रहा है। मिक्सी घर पर ले रखी है मैडम, सब लेके आते हैं, घर पे पीस के खाते हैं, क्योंकि मेरा बच्चा किडनी पेशेंट है, इसलिए हम सब चीजें घर की ही यूज करते हैं, बाहर से कुछ नहीं लेके आते। अच्छा। एक मेरा छोटा सा अनुभव है। मेरा भी एक बच्चा है, 2 महीने का है। तो कुछ दिन पहले उसको क्या हुआ कि कहीं पर 1 महीने का था, कहीं मिंदर पे जाना पड़ गया हमें किसी के साथ में, तो उसको गर्मी लग गई। तो शाम को उसको बुखार आ गया, उसका सर तपने लग गया, हार्ट पैर उसके पता लग गया मुझे। तो मैंने मिट्टी होती है चिकनी, ये मैंने अच्छी तरह छान करके एक किसी बर्तन के अंदर उसको डाल ली, उसको गूंद लिया अच्छी तरह, 2 गुलाब के फूल डाल दिए। इसके छोटे छोटे पैर है, उन पे थोड़ी थोड़ी मैंने मिट्टी लगा दी और सर पर ठंडे पानी का पट्टी रख दी। और जो पुदीना होता है उसको नैना कूट के थोड़ा 2-3 ड्रॉप इसको पुदीने की पिया दी। 15 मिनट में बच्चा मेरा तैयार हो गया। ये मैंने अनुभव किया और अच्छा भी लगा मुझे। हाँ, ये बिल्कुल काम करेगा। ये जो मिट्टी है वो इंसुलेटर का काम करती है, वो बाहर की हीट को अंदर नहीं जाने देती है और अंदर की जो हीट है उसको कूलेंट का काम करती है। तो इस तरह से वो फंक्शन किया। एंड पुदीना में भी कूलेंट इफेक्ट होता है, इसलिए वो ठंडक देता है और इस तरह से वो। और साथ में आपको पानी भी देना चाहिए बच्चे को। हाँ, एल्कलाइन वाटर देते हैं बच्चे को, देते हैं तो एल्कलाइन वाटर दे रहा हूँ मैं। जैसे 3 मटके हैं, 2 मटकों में मैंने मिट्टी भर रखी है, छन के नीचे पानी आ जाता है जो 1 मटका साफ है, उसका पानी बच्चे को देता हूँ। यो एक एल्कलाइन वाटर बन जाता है मैडम। तो बच्चे का आपका डायलिसिस तो नहीं हो रहा है जो किडनी पेशेंट है? नहीं मैडम, वो बच गया, मैं उससे बचाव हो गया। मैंने सर से जुड़ करके और प्राकृतिक चिकित्सक से जुड़ के मैंने बच्चे को बचा लिया। बहुत ही ये, क्योंकि बच्चा कुछ खाएगा तो गड़बड़ी होगी, कुछ खाएगा नहीं। अब उसको मैं फ्रूट पे रख लेता हूँ, अब तो कुछ खा पी रहा है, ठीक है। नहीं तो पहले तो डायलिसिस बोल दिया था अहमदाबाद बाद डॉक्टरों ने भी इसकी डायलिसिस करनी पड़ेगी। पर मैंने डॉक्टर धर्मेंद्र जी से, उनसे कुछ गाइड किया, फिर शुक्ला सर जी से मिले, तो इन्होंने बताया भी आप हमारी क्लास से जुड़िए, आपको ये आप तो घर पर इलाज कर सकते। मैं बच्चे का घर पर ही कर लेता हूँ, तो ठीक है। बच्चा मेरा लगभग आज 17 साल का है बच्चा वो। वेरी गुड। तो अभी उसका किडनी फंक्शन टेस्ट वगैरह कराते हैं आप? नॉर्मल है? हाँ, नॉर्मल आ रहा है मैडम, बहुत अच्छा। वेरी गुड। ऐसे केस में क्या बच्चा अब वो नॉर्मली जैसे हम लोग चीजें खाते हैं वो खा सकता है क्या? जैसे इनके बच्चे को प्रॉब्लम थी तो बस फ्रूट पर रखना पड़ता है उसको, फ्रूट पर, डाइट पर, सलाद पर रख लो, बस 10-15 दिन में नॉर्मल आ जाता है। अच्छा, मे बी आयुर्वेद का ये ट्रीटमेंट है, लाइक साइंटिफिकली ऐसा तो हमने नहीं किया है। तो हमारी डाइट में ये ट्रीटमेंट जी हाँ जी। तो आयुर्वेद में होता है आप सिर्फ लिविंग थिंग्स दीजिए, जैसे कि फ्रूट्स हो गए और वेजिटेबल हो गए जिसमें लाइफ है ना, तो ऐसी चीजें दी जाती है। और फिर थोड़ा डिफरेंट है इसका साइंस, शायद ज्यादा डीप है। तो नॉर्मली जो हम डाइट देते हैं पेशेंट को वो सोडियम पोटेशियम बेसिस पे देते हैं, और ऐसा देखते हैं कि बार बार खाना, छोटे छोटा खाना दिया जाए, तो उससे भी पेशेंट नॉर्मल रहता है। मैम जैसे लीवर अपने आप को हील कर लेता है, दोबारा से रीजनरेट कर लेता है। हाँ जी, रीजनरेट कर, ऐसा क्या किडनी भी हो सकता है? किडनी रीजनरेट तो नहीं करती है, लेकिन जितना पोर्शन है किडनी का उतना पोर्शन को आप
ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं कि उतना ही पोर्शन फिल्टर कर ले खाने को और कम खाना देते, जिससे कि उनको ज्यादा किडनी क्या काम करती है, फिल्टरेशन का काम फिल्टर करती है, हाँ जी। हाँ, तो हम ऐसा खाना खाएं जिसमें कि आपका वेस्ट ही कम बने, तो उनको वेस्ट फिल्टर कम करना पड़ेगा, तो उस तरह का डाइट दिया जाता है। लेकिन किडनी ठीक हो, रिकवर होना वापस, तो ऐसा केस तो नहीं होता है, लेकिन जितनी किडनी है उसको हम ऐसा खाना दें जिससे कि वो फिल्टरेशन प्रॉपर कर सके, कम फिल्ट्रेशन ही करना पड़े, ऐसा होता है। और बताइए, कोई क्वेरी है? No, thank you very much. Good night, madam. गुड नाइट डॉक्टर जयेश।